हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चा लोगों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए शुरू किया जाए आज की अपनी चर्चा। और गुड मॉर्निंग के साथ कैसे आप सब लोग, एकदम सब कुछ परफेक्ट है, आवाज वगैरह एकदम परफेक्ट आ रही है, एक बार मुझे बताएं। ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है, क्लियर है। एवरीथिंग इज क्लियर बेटा, फटाफट कंफर्म करो फिर शुरू किया जाए। आवाज जरूर बताना, ऑल क्लियर है, ठीक है। वीडियो भी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की चर्चा, जिसमें काफी कुछ सीखेंगे। तो आज जिस विषय पर सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे वो चर्चा है गंगई कोंडा चोलापुरम मंदिर की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा और उनका स्टेटमेंट जो उन्होंने चोल साम्राज्य के बारे में कही है। तो चोल साम्राज्य के बारे में जो उन्होंने बातें कही हैं, आज सबसे पहले उस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। और सबसे पहले अगर वहीं पर आ जाऊं, उन्होंने क्या कहा है और उसके बाद उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आप देख सकते हैं। जो भी उन्होंने कहा है, सबसे पहले जीएस पेपर 1 हिस्ट्री एंड कल्चर, तो यहां पर आपको क्या क्या मिल सकता है। द्राविड़ शैली का मंदिर है ये, तो द्राविडियन जो टेम्पल आर्ट है, मंदिर कला है, उसके बारे में आपसे प्रश्न बन सकता है, उसका कंटेंट आपको दिया जाएगा। प्लस उसके साथ साथ चोलों के ऊपर तो कोई भी प्रश्न और खूब पूछे भी गए हैं, तो ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय संस्कृति के वर्तमान रूप, हिस्ट्री ऑप्शनल बताने की जरूरत नहीं है। 750 से 1200 के बीच में जो भी कल्चरल मुद्दे हैं हिंदुस्तान के, उस पर भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। फिर इसके बाद आप जरा प्रश्नों को देखिए। 2024 में जीएस पेपर 1 में जो प्रश्न पूछा गया है, उस प्रश्न की जरा गहराई को आप समझिएगा। क्या देखें जरा, हालांकि महान चोल शासक अभी भी मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कला व वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण अभी भी उन्हें बहुत गर्व से याद किया जाता है। इस प्रश्न को आप पढ़िए, मैं स्क्रीन से हटता हूं और फिर आपको लेके चलूंगा व्हाट इज न्यूज में, यानी प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट है उसके साथ आपको जोड़ूंगा। आप देखिएगा, ये जो लाइन लिखी हुई है, बहुत गर्व से याद किया जाता है, क्या 100% कनेक्ट हो रहा है कि नहीं आज वाले टॉपिक से, एक बार जरा देखिएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए, दो द ग्रेट चोलाज आर नो मोर येट, देयर नेम इज स्टिल रिमेंबर्ड विद ग्रेट प्राइड। और इसलिए क्योंकि उन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत कुछ अचीव किया। अब आप इस प्रश्न को देखिए और 1 मिनट आ जाइए, हम ये मुद्दा देखते हैं, यानी न्यूज क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई 2025 को तमिलनाडु के प्रसिद्ध गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर में दर्शन किए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का, कॉमेमोरेटिव क्वाइन जारी किया और मंदिर परिसर में एक जनसभा को संबोधित किया। यह यात्रा आदि तिरुवाधिरे उत्सव, आदि तिरुवाधिरे फेस्टिवल के अवसर पर हुई। आदि तिरुवाधिरे यानी शिव, ये जो मंदिर है ये भगवान शिव की आराधना के लिए है, तो वही है शिव उत्सव। आदि तिरुवाधिरे उत्सव के अवसर पर हुई, जो इस वर्ष राजेंद्र चोल प्रथम के, जरा ध्यान देखिए कि टॉपिक मैंने क्यों चूज किया। सबसे पहला, जो इस वर्ष राजेंद्र चोल प्रथम के, जो सबसे महान शासक था चोला का, दक्षिण पूर्व एशिया विजय के 1000 वर्ष पूरा होने की स्मृति में मनाया गया है। द विजिट टुक प्लेस, अपने आप नहीं गए हैं, ऑन द अकेजन ऑफ आदि तिरुवाधिरे फेस्टिवल विच दिस ईयर commemorated the 1000th anniversary of राजेंद्र चोला's conquest of Southeast Asia। अब आप स्वयं देखें कि 1000 साल हो चुके हैं और उस दिवस के सम्मान में यह यात्रा हुई है, तो स्वाभाविक रूप से 1000 यानी कोई भी माइलस्टोन जब हम अचीव करते हैं तो वो यूपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ऑप्शनल के लिए भी और उसके साथ साथ प्रीलिम्स के लिए भी।
पॉइंट इज क्लियर बच्चों। इसीलिए अब जब वो चोलों की प्रशंसा कर रहे हैं तो ये वही प्रश्न क्या हमारे सामने आ रहा है कि नहीं, आप देख सकते हैं बहुत गर्व से, अभी भी उन्हें बहुत गर्व से याद किया जाता है। तो ये प्रश्न सीधा सीधा कनेक्ट हो गया। फिर इसके बाद ऑब्वियस है, मंदिर में मूर्ति कला मध्यकाल में आपसे पूछा गया था, तो वहां भी आप डाल सकते हैं चोलों का पूर्व मध्यकाल का एक दो एग्जाम्पल डाल सकते हैं। फिर 2022 में चोल काल की क्या क्या, चोला पीरियड की क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं, आप देख सकते हैं। फेवरेट टॉपिक है इसका मतलब लगातार पूछ रहा है, तो 2026 में बन सकता है इस पर प्रश्न, इनफैक्ट 25 में भी बन सकता है जो इस बार मेंस लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 2013 में पूछा कि मंदिर वास्तुकला के विकास में चोल वास्तुकला का उच्च स्थान है, आप देख लीजिए। हाई वाटरमार्क इन द एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर किसका, चोला आर्किटेक्चर का रिप्रेजेंट करता है वो। तो चोला 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 चोला, तो आज चोला उम्मीद करता हूं कि मैं एक बार बहुत डिटेल में सब कुछ करा दूंगा। आप क्या करेंगे, आप इसको पूरा डिटेल से आज ही कोई किसी भी बुक से उठा करके खत्म कर लेंगे, जिससे चोला आर्किटेक्चर आज आपका फिनिश हो जाए। ठीक है मेरे बच्चे, पॉइंट इज क्लियर। ये कौन बच्चा आ गया है, ये तुम्हारा क्या इश्यू है बेटा? ये इस टाइप से तो हमारे यहाँ, ये तुम पहले ऐसे हो और तुम्हारा नाम भी मैं पहली बार सुन रहा हूं। मैं टीम को भेज देता हूं, 1 मिनट के लिए मुझे मौका दीजिए। बच्चों ये कोई बच्चा, इसका नाम तो मैं लूंगा नहीं, ये मैसेज कर रहा है थोड़ा सा नेगेटिव उस टेस्ट सीरीज के बारे में, तो क्या ऐसा है, ऐसा कुछ दिख रहा है? क्योंकि ये गुरुकुल है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, तो यहां पर तो कभी कोई गलत चीज हो ही नहीं सकती। कब लिया तुमने ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, जबकि हमने ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज कोई लॉन्च ही नहीं की है? एक बार बताना बेटा, आपने ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज कब ली है? थोड़ा स्क्रीन ब्लैक। हमने तो ऑप्शनल की कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च की है बच्चों, इनको बताइए। ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज तो हमारी कोई लॉन्च ही नहीं है। ठीक है, चलिए प्लीज अभी पहले क्लास हो जाए, उसके बाद। हमारा ये गुरुकुल है, यहां पर कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है जो गलत है। शिक्षा, सम्मान और हर बच्चे के सिलेक्शन के प्रति पूरी प्रतिबद्धता। ठीक है ना, पॉइंट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के योगदान पर चर्चा, मंदिर वास्तुकला के विकास में चोल वास्तुकला का उच्च स्थान आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों। अब आता है अगला, अतीत मानवीय चेतना तथा मूल्यों का एक अस्थायी मजेदार चीज। द पास्ट इज द परमानेंट डायमेंशन ऑफ ह्यूमन कंसाइसनेस एंड वैल्यूज। 2018 का ये से याद करिए। क्या मोदी जी का ये स्टेटमेंट 100% इस निबंध की शुरुआत के साथ जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता है मेरे प्यारे बच्चों? पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, क्लियर बच्चे? हाँ, ये कोई बात नहीं, इसको बेटा एक दो आते हैं वो एक्चुअली देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, यहां पर क्या होता है कि छोड़े हुए लोग आते हैं। ये बेटा बड़ा ही ऑनेस्ट और सुनील अभिव्यक्ति की 100% डेडिकेशन, समर्पण का प्लेटफॉर्म है ये, चट्टान की तरह। ठीक है ना, यहां ईमानदारी, ऑनेस्टी और हर कुछ वो मिलता है जिसमें वैल्यू होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखो मतलब मजा ही आ गया इस टॉपिक को सुबह सुबह देख करके, क्योंकि मेन है कि आप जब सुबह उठो और कोई आर्टिकल ऐसा आ जाए जो कनेक्ट कर दे यूपीएससी के प्रश्नों को, तो फिर मजा आ जाता। गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर न केवल चोल स्थापत्य और समुद्री शक्ति का प्रमाण है, बल्कि समकालीन भारत में सांस्कृतिक अस्मिता और राजनीतिक विमर्श का प्रतीक भी बन चुका है। राजेंद्र चोल प्रथम की विरासत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। आप यहां से देख सकते हैं सीधा सीधा इस प्रश्न
यानी इसके साथ जुड़ी हुई सारी चीजें आप डिस्कशन में अभी पाएंगे और इसको विस्तार से प्रैक्टिस करेंगे और फिर इस पर एक बुकलेट आपको मिल जाएगी। और द्राविड़, नागरा और बेसर यानी 3 प्रकार की मंदिर बनाने की शैली रही है। जैसे आप आंसर राइटिंग करते हैं ना 150 शब्दों में, 250 में, ऑप्शनल का 300 प्लस में, सेम वैसे ही समझिए 3 प्रकार की आंसर राइटिंग है। ये मंदिरों की आंसर राइटिंग है, नागरा, द्राविड़ और बेसरा। तो आज हम द्राविड़ के बारे में आपसे बातचीत करेंगे, इनकी बनावट कैसे होती थी, ठीक है ना। गोपुरम एंड सो ऑन बहुत सी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे, विमान एंड सो ऑन। ठीक है बच्चे, तो ये गोपुरम, मंडपा, गर्भगृह, विमान और शिखर, ठीक है ना, ये आप देखेंगे द्राविड़ स्टाइल का जो टेंपल आर्किटेक्चर है। और आज आप लोगों को एक होमवर्क भी दे रहा हूं, क्योंकि द्रविड़ मंदिर पर आपसे प्रश्न पूछने को आएगा ही आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, यानी ये आपसे पूछा ही जाएगा और पीछे पूछा भी गया तो आपको करना क्या, इसको बनाने की प्रैक्टिस कर लेनी। क्योंकि कभी कभार ऐसा कोई एक आंसर लिख दो ना कि एग्जामिनर वहीं पर मस्त हो जाए कि इस बच्चे की पकड़ बहुत अच्छी। बाकी इसके बारे में भी मैं विस्तार से आपसे बातचीत करूंगा। तो चलिए शुरू करें आज की अपनी ये चर्चा, और जिसमें हम शुरुआत करेंगे आपके साथ। अच्छा, थोड़ा सा स्क्रीन ब्लैक है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि पूरा सिस्टम मेरा फिर से बना है और अभी भी 1-2 इश्यूज हैं, तो थोड़ा सा स्क्रीन ब्लैक है क्या, हल्का सा, यानी या ठीक एकदम परफेक्ट है। क्योंकि मेन होता कंटेंट दिखे, चमके ना, तो मैंने उस चमक को कम करने के लिए, चूंकि ये जो आर्टिकल होते थे ना, ये दिखते नहीं थे, ये वाले जो होते थे, इसमें क्या लिखा होता था, ये वाला। तो अगर क्लियर है एक बार बताना मुझे बच्चों, एकदम परफेक्ट क्लियर है अगर, ठीक है, क्लियर है, परफेक्ट है ना, ठीक है। हाँ, थोड़ा मैं काला दिखूं चलेगा, लेकिन ऑब्वियस है कंटेंट काला नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले हम आज की शुरुआत करेंगे अतीत, यानी इस निबंध के साथ सब कुछ जोड़ते हुए चले जाएंगे। आप लोग भी कॉपी पेन निकालिए और इसको सुनना नहीं, इसको मेरे साथ लिखते जाना है, जिससे आपकी एक प्रैक्टिस होती चली जाए। क्या होती चली जाए, यानी आपकी एक प्रैक्टिस होती चली जाए। तो प्लीज इसको लिखते चलिएगा, सुनना नहीं है, सुनेंगे तो सब बेकार, ठीक है। अतीत मानवीय चेतना तथा मूल्यों का एक अस्थाई आयाम। क्या है, एक अस्थाई आयाम। द पास्ट इज अ परमानेंट डायमेंशन ऑफ ह्यूमन कंसाइसनेस एंड वैल्यूज 2018 में आपसे पूछा गया। आज आपको ये सिखाऊंगा भी कि आप भी जैसे जब पीवाईक्यूज को उठाएं, तो पीवाईक्यूज को आप अगर किसी भी चीज के साथ इंटरलिंक करना चाहते हैं, यानी अगर आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, आप जीएस का कोई और पेपर पढ़ रहे हैं, तो कैसे आप अपनी एक जर्नी को बड़ा कर सकते हैं, यानी अपने कंटेंट की जर्नी को। तो जैसे ये प्रश्न आपके सामने आता है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी क्या होती है, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है कि इस प्रश्न को ओपन करने के लिए कुछ सरल तरीका अपनाया जाए। और सरल तरीके में क्या है, मैं आपसे अगर कहूं, ठीक है, आपसे कहूं अगर आपका आप हैं, एक पर्सनालिटी है, जितने भी बच्चे इस समय क्लास में हैं, आप एक व्यक्तित्व हैं, आपके व्यक्तित्व के पीछे एक हिस्ट्री है कि नहीं। जितने बच्चे क्लास में हैं, आप एक पर्सनालिटी हैं, आप एक व्यक्तित्व हैं, और आपके व्यक्तित्व के पीछे क्या है, एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या, आपका नाम, आपके नाम के पीछे आपके पिता का नाम, आपके पिता के पीछे आपके पिता का नाम, उनके पिता के पीछे उनके पिता का नाम, आपकी एक पहचान, आपका एक कस्बा, शहर, गांव, जहां पे आपने जन्म लिया, जहां पर आपकी पीढ़ियां रही। अगर इन तीनों से आपको वंचित कर दिया जाए, तो यानी आपकी पहचान हटा दी जाए, तो आप क्या अपना अस्तित्व महसूस कर पाएंगे। अगर आपके साथ या आपके व्यक्तित्व के साथ आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका स्थान, कस्बा, ये सब हटा दिया जाए, तो क्या, यानी आपका अतीत हटा दिया जाए, तो क्या आप अपने आप को महसूस कर पाएंगे कि आप कौन है, क्या है।
उन फिल्मों को याद करिए जिसमें याददाश्त चली जाती है, तो वो जो हीरो या हीरोइन होता है कैसे पागल, मैं कौन हूं, और उसके बाद पागलों की तरह एक्टिंग करने लगता है। सेम वही चीज है, इतिहास का भी अपना एक अतीत होता है। इनफैक्ट इतिहास अतीत ही है, जो बीत गया वो इतिहास है। तो जैसे आपका नाम, आपके पिता का नाम, उनके पिता का नाम, आपकी एक अपनी आइडेंटिटी, जहां पे आप रहते हैं, जिस भूगोल में आप रहते हैं, जिस धर्म में हैं, जिस जाति में हैं, जिस क्षेत्र में हैं, जैसे वो आपकी एक पहचान है, और वही आपकी चेतना और आपके वैल्यूज का स्थायी आयाम है। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, अतीत यानी बीता हुआ कल यानी इतिहास भी हमारी चेतना में गहराई के साथ जुड़ा रहता है, अपने मूल्यों के साथ। मूल्यों का मतलब इतिहास क्या है? अतीत का क्रमबद्ध अध्ययन। क्या है? अतीत का क्रमबद्ध अध्ययन। और उस अतीत से हम सीखते हैं, और सीखने के बाद हम अपने वर्तमान को बेहतर करते हैं, और भविष्य के लिए हम तैयारियां करते हैं। यानी इतिहास में जो भी अच्छा या बुरा रहा है उससे सीखना। और इसी प्रसंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा में भी हम देख सकते हैं। जब वह गंगे कोंडचोलपुरम मंदिर जाते हैं, तो वह इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, जिसका नाम है अतीत मानवीय चेतना तथा जीवन मूल्यों का अस्थायी आयाम। 100% क्लियर हुआ बेटा? तो सबसे पहले आपको ओपन करना चाहिए, और इस प्रकार की चीजें जब बच्चों आप लोग ओपन करते हैं और लिखते हैं ना, तो उसका बड़ा मजेदार एडवांटेज मिलता है, बहुत मजेदार एडवांटेज मिलता है। कहां पे? आपको अपनी आंसर राइटिंग में, अपनी थिंकिंग में, और उससे भी बड़ा अपने कॉन्फिडेंस में कि यार मैं बहुत अपडेटेड स्टडी करता हूं, मैं बड़ा अपडेटेड हूं। आप स्वयं विचार कीजिए कि जब सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन, जब सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन हुआ था, तो उस समय हम लोग क्यों कहते थे, हम लोग मतलब जो उस समय इतिहास लिख रहे थे, वो क्यों कहते थे राजा राममोहन राय अग्रदूत रहे भारत में अरेनेशा के नवजागरण के? क्यों? क्योंकि वो लोग मॉडर्न थे, आधुनिक थे, अपडेटेड थे। तो अपडेटेड थे, इसलिए जो आउटडेटेड था, चाहे वो व्यवस्था में रहा हो, चाहे वो शासन में रहा हो, उन दोनों की उन लोगों ने आलोचना की, क्रिटिसाइज किया, और भारत को एक नए पाथ पर लेकर के चले गए। तो अपडेटेड रहना, आप ट्रस्ट करें, ये केवल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आपके सिलेक्शन की पहली और सबसे इंपॉर्टेंट सीढ़ी है, स्टेयर है, अपडेट रहना आपको। और ये सब विषय ऐसे ही आप अपडेट कर पाएंगे, सुनते 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 सुनते। और जरूरी नहीं सब आपको याद रहे। आपको लगता है ना मेरा नोट्स नहीं बना, मेरा ये छूट गया, ये आपको याद रहेगा। जब आप मेंस लिखेंगे फटाक से निकल आएगा। मुझे कैसे निकल आता है आप खुद बताइए। बस केवल 30 सेकंड और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि मुझे कैसे ये सब याद रहता है कि ये टॉपिक इसमें चला जाएगा, ये टॉपिक इसमें चला जाएगा। बिकॉज अभ्यास, प्रैक्टिस। मैं तो रात को नहीं सोच के सोता हूं कल गंगे कोंडचोलपुरम पर मोदी जी कुछ बोले होंगे, उस पर एक आर्टिकल आएगा, वो मैं स्टूडेंट्स को कराऊंगा। ऐसा तो मैं सोच के नहीं सोता हूं। सुबह आर्टिकल देखता हूं, फटाक से दिमाग घूमने लगता है, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा। ठीक है? क्लियर बेटा? तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना। तो सिंपल सी बात है, कल्पना कीजिए, अब इसको अगर हम और अच्छी लैंग्वेज में दे। हाँ बेटा, जो मैंने बोला है उतना ही, ठीक है ना? और जो भी बच्चा है बेटा, आपसे टीम कनेक्ट कर लेगी, आप एकदम चिंता ना करें। टीम का मेरे पास मैसेज आ गया, वो अभी आपसे कनेक्ट कर लेंगे, घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है ना? अगर आप जेन्युइन है तो हर जेन्युइन बच्चे की समस्या तक हम आपके साथ हैं, ठीक है? कल्पना कीजिए, अब इसको एक अच्छी लैंग्वेज अगर आपको देना हो इस निबंध को केवल समझने के लिए, तो क्या दे सकते हैं? यानी आपको ऐसे लिखना है कि कल्पना कीजिए एक ऐसा व्यक्ति जिसे अपना नाम, अपना परिवार और अपनी पहचान याद ना हो। वह व्यक्ति जीवन के निर्णयों में क्या भटक नहीं जाएगा? उत्तर है हां।
इसी प्रकार एक समाज या राष्ट्र, सोसाइटी या नेशन जो अपने पास्ट यानी अतीत को भूल जाए, वह अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी और मूल्य यानी वैल्यूज से कटकर दिशाहीन हो सकता है। इस निबंध का मूल वाक्य यही कहता है कि अतीत केवल बीता हुआ समय नहीं, बल्कि वह आज भी हमारे सोचने, समझने, महसूस करने और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में लगातार उपस्थित है। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्टेटमेंट दिया उस मंदिर के परिसर में इस तथ्य को प्रमाणित भी करता है। मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले जब कोई भी प्रश्न आता है तो जिम्मेदारी हमारी क्या होती? अतीत, मानवीय चेतना, यानी तीन चीजें आपको देखनी। अतीत क्या है, मानवीय चेतना क्या है और मूल्य क्या है। मूल्य, तीन चीज आपको देखनी है कि नहीं? तो जब निबंध आए तो क्या देखना है? सबसे पहले अतीत क्या है? अतीत का मतलब होता है बेटा केवल ऐतिहासिक घटनाएं ही नहीं है, यानी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, बट केवल ऐतिहासिक घटनाएं ही नहीं है। हिस्टोरिकल, केवल ऐतिहासिक घटनाएं ही नहीं है, यानी व्यक्तिगत अनुभव, सामूहिक स्मृतियां एंड सांस्कृतिक विरासत भी है। ठीक है, यानी अतीत व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी होता है, यह आपको ध्यान में रखना। मानवीय चेतना का मतलब क्या हो गया? यानी हमारी सोच, हमारी स्मृति, हमारी भावना, हमारी निर्णय लेने की क्षमता यह सब इसके अंतर्गत शामिल होता है मानवीय चेतना। और फिर क्या करा? मूल्य, तो मूल्य आपको बताने जैसे सत्य, करुणा, कंपैशन, इस प्रकार के जो मूल्य होते हैं। तो ये तीन चीजें आपको समझ में आई। फिर कह रहा है अस्थाई आयाम, अभी इसको आर्टिकल से जोड़ रहा हूं। अस्थाई आयाम क्या होता है? अस्थाई आयाम का मतलब होता है जो हमारा अतीत है ना, ये ना तो मिटता है और ना ही खत्म होता है, यह हमारी चेतना में हमेशा उपस्थित रहता है। चाहे हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, हमारा अतीत हमें बार बार प्रेरणा भी देता है, इंस्पिरेशन भी देता है, चेतावनी भी देता है और मार्गदर्शन भी देता है। तीन चीजें, प्रेरणा, चेतावनी और मार्गदर्शन। ठीक है, क्लियर बेटा? अब आप कहेंगे सर इसको थोड़ा उदाहरण के आधार पर समझाइए। इस समझिए पूरा निबंध आज इस टॉपिक के थ्रू मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो जैसे मैंने, मान लीजिए एक टीचर ने क्या किया कि आपको बता दिया अतीत मानवीय चेतना था, मूल्यों का एक अस्थाई आयाम होता है, क्या उसका रेफरेंस है, फिर अतीत क्या है, मानवीय चेतना क्या है, मूल्य क्या है, अस्थाई आयाम क्या होते हैं। लेकिन इसी इतने से आपका काम चलता नहीं। अब कुछ उदाहरणों के साथ अगर आप इसको समझें, तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल क्या आज हमारे लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों को जीवित रखता है कि नहीं? यानी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल क्या आज हमारे संविधान को, हमारे शासन को, आपको, हमको प्रेरित करता है कि नहीं? अगर आप कहेंगे यस सर करता है, तो फिर आपके प्रश्न का उत्तर मिला कि अतीत, इसीलिए तो कहा जाता है कि अतीत मानवीय मूल्यों तथा चेतना का एक अस्थायी आयाम होता है। ठीक है, गांधी जी का सत्याग्रह आज भी नागरिक आंदोलनों का आधार बनता है कि नहीं? सत्य और अहिंसा के आधार पर जो उन्होंने आंदोलन किया, ना हजारे का आंदोलन हो या अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो, सब लोग इसका अगर अनुपालन करते हैं इन गांधीयन प्रिंसिपल का, तो क्या अतीत मानवीय चेतना एवं जीवन मूल्यों का स्थायी आयाम होता है कि नहीं? दूसरा, अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर, ये तो हो गया कि सामूहिक चेतना को कैसे प्रभावित करता है। दूसरा, अगर हम व्यक्तिगत स्तर, चूंकि मैंने दो स्तरों की बात की थी, सामूहिक और व्यक्तिगत, तो अगर व्यक्तिगत स्तर पर आप जाकर के देखते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर मेरे प्यारे बच्चों, व्यक्तिगत स्तर पर, तो व्यक्तिगत स्तर पर
आप अपने परिवार से जो सीखते हैं, एक बच्चा जो अपने परिवार से मूल्य संस्कार सीखता है, क्या आजीवन वह उसके साथ रहता है कि नहीं रहता? तो ऐसे में एक बच्चा जो मूल्य एवं संस्कार अपने परिवार से सीखता है, जैसे आप अपने परिवार से जो सीख रहे हैं, तो आपके परिवार ने उसे कहां से सीखा होगा? आपके परिवार के लोगों ने, ऑब्वियस अपने अतीत से। पीढ़ी दर पीढ़ी आपको जो मिल रहा है वो क्या है? यही तो है ना, अतीत से आपको कुछ मिल रहा है। तो हम क्या कह नहीं सकते कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी आप सीख रहे हैं उसके आधार पर यह कहा जाएगा कि अतीत मानवीय चेतना तथा जीवन मूल्यों का स्थायी आयाम होता है। आपके माता पिता, आपके माता पिता के माता पिता, उनके माता पिता के माता पिता, यानी जिसे जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और ठीक है, अब आता है, अगर हम आज के समय को अगर जोड़ें, 2 पॉइंट मैं आपके साथ जोड़ना चाहता हूं, एआई प्लस क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड। मेरे बच्चों, आज हमें अगर क्लाइमेट चेंज से लड़ना है तो फिर हमें अपनी जो प्राकृतिक जीवन शैली थी, जो इतिहास ने हमें सिखाया, नेचुरल लाइफ स्टाइल जो हमारी थी, और जो सस्टेनेबल परंपराएं हम प्राचीन काल में अपनाते थे, वृक्ष लगवाना, तालाब खुदवाना, कुएं खुदवाना, तो क्या आज हमें उसे याद करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यानी जलवायु परिवर्तन से लड़ना है तो हमारे इतिहास में जो जीवन की प्राकृतिक शैली रही है, जीवन जीने की, उसको अपनाना होगा। और सस्टेनेबल प्रैक्टिस हमारे इतिहास में मजबूत स्तर पर उपस्थित है, हमें उसको आगे बढ़ाना होगा। आप देख सकते हैं आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में कोई पीछे ना रह जाए, अतीत इसकी भी प्रेरणा हमें प्रदान करता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा यही है कि मतलब इसकी जो पूरी समरी है बेटा, कि जो समाज अपने अतीत को भूल जाता है वो अपनी आत्मा को खो देता है। ठीक है, क्लियर है? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाले मुद्दे पर आते हैं, और अब बताइएगा कि 100% कनेक्टिविटी मजा आया कि नहीं। तो तमिलनाडु के गंगईकोंडचोलपुरम में बृहदीश्वर मंदिर जाते हैं, आप सबको पता है। राजराजा चोल और राजेंद्र चोल ने इसे बनवाया था, यानी दोनों महान शासक यहां जाते हैं, दोनों को श्रद्धांजलि देते हैं। और इतना ही नहीं, वो चोल वंश की राजनीतिक कुशलता यानी पॉलिटिकल स्किल के बारे में बात करते हैं, उनकी जो नौसेना की शक्ति है उसके बारे में, नेवल पावर के बारे में बात करते हैं, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था यानी प्रशासनिक दक्षता बहुत अच्छी थी उसके बारे में बात करते हैं, और फिर जो सांस्कृतिक एकता, कल्चरल यूनिटी का संदेश इस मंदिर में है उसकी बात वो करते हैं। और कहते हैं कि ये सभी प्रिंसिपल जो चोलों ने इस मंदिर में स्थापित किए हुए हैं वो भारत को विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में मार्गदर्शन दे सकते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। तो क्या उनका यह कहना यह इस बात का प्रमाण नहीं कि अतीत मानवीय चेतना तथा जीवन मूल्यों का अस्थायी आयाम होता है? जरा मुझे बताएं। ठीक है ना, पॉइंट इज क्लियर। अब इसको थोड़ा और डिटेल से अगर आप समझ लें तो और आपको मजा आ जाएगा। यानी अगर हम राजनीतिक पॉलिटिकल दृष्टि से देखें तो राजनीतिक दृष्टिकोण से चोल वंश का जो शासन का मॉडल है, गवर्नेंस मॉडल है, वो आप जरा ध्यान से देखें। ठीक है, तो आपको पता है कि चाहे राजराजा चोल हो और उनके पुत्र राजेंद्र चोल हो, ऑब्वियसली सबसे ताकतवर यही थे। इन्होंने साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत से लेकर के दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, एक विशाल समुद्री साम्राज्य स्थापित किया कि नहीं किया? और इतना ही नहीं, उन्होंने उस समय लोकतांत्रिक संस्थाओं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा दिया, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। यानी प्राचीन काल का सबसे फेमस अगर लोकल गवर्नमेंट रहा, स्थानीय शासन रहा, तो वो चोलों का रहा। ठीक है ना,
यानी उस समय उन्होंने ग्राम स्तर पर चुनाव प्रणाली की स्थापना की। अब उस समय अगर वो ग्राम स्तर पर चुनाव प्रणाली की स्थापना करते मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है मेरे प्यारे बच्चों कि भारत में लोकतंत्र की जड़ हजारों वर्ष पुरानी है, आधुनिक नहीं है। और जब हम कहते हैं चोलों के इस एविडेंस के आधार पर, उनके लोकल गवर्नमेंट के एविडेंस के आधार पर कि भारत में लोकतांत्रिक परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है, तो क्या ये अतीत और मानवीय चेतना एवं जीवन मूल्यों का एक क्या कहते हैं मिश्रण प्रस्तुत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण। फिर दूसरा जरा देखिएगा, मोदी जी भी एक नंबर के आईक्यू, मुझे लगता है कि मोदी जी से बड़ा इस समय आईक्यू आईपी करने वाला एटलीस्ट इंडिया में तो कोई भी नहीं। यूपीएससी में मैं हो सकता हूं मस्ती कर रहा हूं, बट उनसे कोई नहीं, मतलब चीजों को गजब जोड़ करके और आपका वोट ले लेते हैं। अभी देखिए अगला वाला दिमाग खराब करेगा आपका। जो मैंने आप लोग पढ़ाया था कि रक्षा यानी डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा का जो चोलों का दृष्टिकोण है, उसको जरा देखिए। आपको पता है चोलों ने विशाल नौसेना का गठन किया और उस समय ये भारत का सबसे शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य बना, बताने की आवश्यकता नहीं। अब पीएम मोदी ने इसको आईक्यूआईपी कर दिया। आईक्यूआईपी करते हुए कहा कि आज भी यदि भारत को डेवलप्ड कंट्री बनना है, विकसित राष्ट्र बनना है, तो नौसेना, सेना और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और मजबूती बनानी है, और हम ऐसा ही कर रहे हैं चोलों से सीखते हुए। फिर अतीत मानवीय चेतना एवं जीवन मूल्यों का स्थायी आयाम हुआ कि नहीं हुआ? फिर आता है अगला, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देकर बताया। अब देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर को भी जोड़ दिया कि भारत अब तक नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा पर तीव्र और निर्णायक रेस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया देने वाला देश बन गया। यानी ऑपरेशन सिंदूर को चोलों की इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ जोड़ दिया, एक्सटर्नल सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ जोड़ दिया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वो बोल रहे। तो जब वो ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चोलों की तरह है, उनके शासन की तरह है, तो आईक्यूआईपी कर रहे हैं। और आईक्यूआईपी का आधार क्या? अतीत मानवीय चेतना एवं जीवन मूल्यों का अस्थायी आयाम होता। फिर कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करते हैं, सांस्कृतिक विविधता, और फिर उसमें यूनिटी यानी एकता की बात करते हैं। चोल वंश एकीकृत संस्कृति का वाहक था, वेक्टर कह सकते हो आप, एकीकृत कंपोजिट कल्चर, चाहे लिटरेचर हो, साहित्य हो, चाहे आर्ट हो, चाहे डांस हो, कुछ भी, चाहे आर्किटेक्चर हो यानी वास्तुकला हो, उन्होंने सबको बढ़ावा दिया। और बृहदीश्वर टेम्पल इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसी को वो जोड़ देते हैं फिर से कि भारत के आधुनिक राष्ट्र निर्माण में भी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, विविधता में एकता, साझा मूल्यों का आधार चोल वंश से विरासत में मिला। यानी जो हमने संविधान बनाया, संविधान में जो हमने विविधता और में एकता यानी कंपोजिट कल्चर को सम्मान दिया, ये वही सम्मान है जो चोलों ने हमें सिखाया है। जब वो ऐसा कहते हैं तो फिर अतीत मानवीय चेतना एवं जीवन मूल्यों का अस्थायी आयाम साबित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको देखेंगे जो आप लोगों को इस्तेमाल करना। ठीक है बच्चे, तो पहला प्रश्न, एक बार मजा आ गया कि नहीं मजा आया? और ये नहीं आपको महसूस हुआ कि मोदी जी यूपीएससी के सबसे बड़े जो है टीचर हैं? सच बता रहा हूं, मोदी जी अगर पढ़ाएं, लोग कहते हैं उनकी पढ़ाई वढ़ाई पे प्रश्न उठाते हैं, और प्लीज इसको आप ऐसे मत समझिएगा कि मैं कुछ ऐसा कि मतलब फैन टाइप का मूवमेंट। ऑब्वियस हम लोगों के आदर्श हैं, तो इसमें कहीं से कोई कमी नहीं, लेकिन जब उनको आप सुनो तो ऐसा लगता है कि यूपीएससी के टीचर ही हैं वो। अद्भुत है, और इसीलिए कहा जाता है बहुत ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत होती नहीं, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। हर एक चीज पर विजुअलाइजेशन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? विजुअलाइजेशन की। ठीक है,
अब आता है कि ये प्रश्न जो आपसे पूछा गया, क्या प्रश्न पूछा गया कि हालांकि आज ये नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कला व वास्तुकला के क्षेत्र में किया है उन्हें बहुत गर्व से याद किया जाता है। तो क्या किया है? बृहदीश्वर मंदिर का जिक्र आपने पढ़ा, बृहदीश्वर टेंपल का जिक्र आपने पढ़ा। वो यही तो कहते हैं कि भारत की आइडेंटिटी प्लस प्राइड के साथ इस मंदिर का गहरा संबंध है। ठीक है, वो मंदिरों की भव्यता की बात करते हैं, बृहदीश्वर, गंगैकोंड चोलपुरम। तो क्या यहां से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप मुझे बताएं। ठीक है, फिर अगला कहता है कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्ति कला। तो जब आप इस मंदिर के बारे में पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे? जिस मंदिर की उन्होंने यात्रा की है वहां किसान, स्त्री, जीवन, संगीत, युद्ध, विवाह, इन सब के दृश्य चित्रित हैं, उसे ही मूर्तिकला कहा गया। यानी मंदिर केवल धर्म का दस्तावेज नहीं होते, वो समाज का भी दस्तावेज होते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रश्न के साथ भी वो जुड़ जाता। फिर कह रहा है कि चोल काल का क्या योगदान रहा है परंपरा एवं संस्कृति में। चोल काल का परंपरा और संस्कृति में क्या योगदान रहा, आप मुझे बताइए। क्या मोदी जी का भाषण यह स्पष्ट नहीं करता है कि चोल वंश स्थापत्य में, नौसेना में, प्रशासन में, संस्कृति में सर्वोच्च रहा है? कहते ना वो। यानी जैसे गुप्त एज को क्लासिकल एज कहा जाता है बच्चों, वैसे ही चोल काल को गोल्डन एज ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। और मोदी जी के भाषणों से यही चीज निकल करके आती है, यही उनका योगदान है। ठीक है, फिर आता है चोला आर्किटेक्चर बताने की आवश्यकता नहीं। तो भाई इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो पूरा मंदिर ही इसमें एग्जाम्पल के रूप में आएगा। यानी भव्य विस्तार मंदिरों का, वहां पर जो भी देवता, मंदिर का जो पूरा आर्किटेक्चर, विशाल शिखर, वो सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत एग्जाम्पल के रूप में आएंगी। तो आई होप आप समझ गए हैं। एक बार मुझे सब बच्चे कमेंट करके बताएं कि हां सर, सारी चीजें ऑलमोस्ट हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, बताओ, आप लोगों का कमेंट में देख रहा हूं। फिर आता हूं, यानी इतना समझाने के बाद अब आऊंगा कि ये मंदिर क्या है। यानी जो आर्टिकल में, जो न्यूज में बात कही गई, यानी सबसे पहले यूपीएससी समझाने के बाद अब मैं आगे आऊंगा, इसके बारे में कुछ और बातें आपके साथ करूंगा, जिससे आप इन प्रश्नों को भी डील कर पाने में सक्षम हो पाए। ठीक है, यहां तक की पिक्चर क्लियर हो गई बच्चों। अब थोड़ा सा जिनका इतिहास ऑप्शनल नहीं है, अब वो जरा सा अच्छे से, या इतिहास जिनका कमजोर है उनके लिए। मेरे बच्चों, 11वीं सेंचुरी में इस मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल ने किया था। ठीक है ना, यानी राजेंद्र चोल प्रथम ने किया था। और क्यों किया था ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये किया गया था, अब देखिएगा, और ये मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूं कि आपको पूरा इतिहास पढ़ाने, मैं हमेशा यूपीएससी में रहता हूं, फिर वही निबंध सिखाऊंगा इस पॉइंट से भी। यानी अब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, टिपिकल हिस्ट्री, उस टिपिकल हिस्ट्री के द्वारा वो निबंध साबित करूंगा कि कितना सटीक इस टॉपिक के साथ वो बैठ रहा है। अतीत मानवीय चेतना एवं जीवन मूल्यों का स्थायी आयाम होता है। जरा ध्यान से देखिए, आपको सीखना है मेरी क्लास से। कितना हम पढ़ते नहीं पढ़ते मैटर नहीं करता। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्यों किया गया जरा देखिएगा। ऑब्वियस है, जब वो बंगाल यानी उत्तरी भारत, दक्षिण भारत, उत्तरी भारत, यानी जब वो यहां बंगाल को जीतते हैं, यानी बंगाल के पाल वंश को पराजित करके, ठीक है ना, गंगा नदी का जल लेकर के आते हैं और फिर इस मंदिर में उस जल को भी स्थापित करते हैं, याद रखिएगा। यानी
गंगा विजय को स्मरणीय बनाने हेतु, यानी उत्तर भारत में पाल वंश की विजय को स्मरणीय बनाने हेतु उन्होंने एक नई राजधानी बसाई जिसका नाम था गंगईकोंडचोलपुरम। यानी गंगा को कंक्वेस्ट करने के बाद, यानी पाल वंश को हराने के पश्चात, क्योंकि भाई दक्षिण भारत की शक्ति उत्तर भारत में आकर के विजय प्राप्त कर रही, और फिर उसी विजय की स्मृति में उन्होंने एक भव्य शिव मंदिर बनवाया। प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, यह शिव मंदिर है, ठीक है। यानी इसी मंदिर में एक तालाब बनवाया गया था, सेक्रेट टैंक, चोल गंगम नामक जलकुंड इस बनवाया, उसमें यह पानी रखा और इसे लिक्विड पिलर ऑफ विक्ट्री कहा गया, तरल विजय स्तंभ कहा गया। तो आइए आप समझ गए ये उन्होंने क्यों बनवाया, ठीक है। अब मुझे बताइए, यानी अपनी विजय को हमेशा सहेजने के लिए, तो अगर अपनी बंगाल विजय को सहेजने के लिए उन्होंने एक मंदिर बनवाया, उसमें एक जलकुंड बनवाया जिसमें वो पानी रखा गया, तो क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि अतीत मानवीय चेतना एवं जीवन मूल्यों का अस्थायी आयाम होता है? इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। 100% तो क्यों बनवाया? मजा आया बच्चों? बहुत बढ़िया ढंग से क्लियर है। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों इस पिक्चर के साथ, यानी जो यहां पर है, और ऑब्वियस है यह मंदिर किस शैली में बना है, तो आपको अच्छे से पता है यह मंदिर बना है किस शैली में, तो द्राविड़ स्थापत्य शैली में यह मंदिर बना है। द्राविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में ये बना हुआ, जिसकी क्या क्या विशेषता होती है मेरे प्यारे बच्चों आपको जानना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये होता है गर्भगृह। जरा ध्यान से, मैं यहां पे बैठा हूं, यहां पे आप देखें, ठीक है। तो ये हो गया, मैं थोड़ा सा और किनारे हो जाता हूं इसको समझाने के लिए, जिससे आप बढ़िया से इसको समझ लें, क्योंकि आज इसको आप याद कर लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, मेरी स्टाइल आप पकड़िएगा, बाकी तो सब आपके लिए। जैसे यहां पर क्या कहा गया, यानी ये गर्भगृह, इसके ऊपर आप देखोगे पिरामिड की तरह कुछ टावर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? पिरामिड की तरह टावर बना हुआ है, और ये क्या कहा जाता था? विमान। तो पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो होता है विमान। यानी गर्भगृह, गर्भगृह यानी जहां पर मूर्ति वगैरह रखी जाती है, ये हो गया गर्भगृह, ये वाला एरिया। तो गर्भगृह के ऊपर जो एक पिरामिड की तरह टावर बनता है, आप देख सकते हैं ये पूरा टावर बना हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? विमान, ठीक है। और ये कई फ्लोर का होता है, जैसे आप घर देखते हैं कई फ्लोर का, तो इसी हिसाब से आप इसको इमेजिन करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका विमान। और ये विमान आपसे प्रीलिम्स में पूछा भी गया कि विमान किस मंदिर स्टाइल का आर्किटेक्चर है, टेंपल स्टाइल का आर्किटेक्चर है, द्राविड़, बेशर या फिर जो है नागरा, वो सारी चीजें। एक चीज हो गया गर्भगृह, जिसे हम कहते हैं सैंक्टम, इंग्लिश में आप सैंक्टम, लेकिन गर्भगृह लिखिएगा हिस्ट्री वाली लैंग्वेज में। यानी ये गर्भगृह क्या होता है? पूजा स्थल होता है। तो यहां पर भगवान शिव का एक अंधकार में पूजा स्थल था, यानी यहां पर विशाल शिवलिंग स्थापित किया गया था, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा विमान बनाया गया था मेरे प्यारे बच्चों। फिर देखिए यहां लिखा होगा मंडपा। मंडपा क्या होता है? यानी जैसे आपके घर में कोई हॉल होता है ना, जैसे आपका जो भी ड्राइंग रूम, इस प्रकार की चीजें, तो मंडपा आप यहां से देखेंगे तो ये हो गया मंडपा। मंडपा क्या होता था बेटा? यानी स्तंभों वाला हॉल इसे कहते हैं, स्तंभों वाला हॉल। यानी आपने जब कहीं यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ेंगे, जो बड़े बड़े हॉल होते हैं उसको आप इमेजिन कर लीजिए। ये हॉल क्यों होते थे? जैसे आज के हॉल होते हैं जहां पर आप इकट्ठा होते, कोई एमिनेंट पर्सनालिटी आता है, स्पीच करता है, आप उसकी बातों को सुनते हैं, कोई सभा होता है, कोई सम्मेलन, सिंपल वही चीज यहां भी होता है। यानी पूजा के लिए और सभा के लिए। जैसे आजकल आप देखिए जो भी विचारक होते हैं, साधु सन्यासी, जो मंच पर खड़े होकर के बोलते हैं, उनके पीछे मूर्ति वगैरह स्थापित होती, सामने एक बड़ा सा सभा हॉल होता है जहां पर सभी श्रद्धालु बैठते हैं। तो
ये वही जो है संरचना है मंदिर की, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो मंडप हो गया ये, और गोपुरम जो होता है बेटा, गोपुरम को क्या बोलते हैं, एंट्री। जैसे आप अपने घर में एंट्री करते हैं तो गेट खोलते हैं, तो ये प्रवेश द्वार होता है, याद रखेंगे, ठीक है। ये गोपुरम हो गया, छोटा होता है और खूब सजाया जाता है, ये भी है। तो ये आप इस मंदिर की पूरी जो मेन संरचना उसको आप ऐसा समझे। अब इसके बाद अंदर जो यहां पिक्चर में आ नहीं सकता है, तो वो यानी आपने क्या पढ़ा, पहला विमान, दूसरा गर्भगृह, शिखर आपको पता है सबसे ऊपर की संरचना एक कलश की तरह दिखाई देती है। फिर आपने मंडप और गोपुरम पढ़ा। इसके बाद कुछ ऐसी भी संरचना है जो अंदर होती है, जैसे जलकुंड यानी टैंक, ठीक है ना। तो टैंक क्या था, वही जो भी आपको पढ़ाया था, गंगा जल से भरा हुआ, ठीक है। तो ये आपके सामने है, बाकी और इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बाकी आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो आई थिंक कि आप इस विषय को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अब इसमें जो कुछ भी इन फ्यूचर मतलब 12:30 बजे जो कुछ भी आपको अधूरापन लगेगा, जब नोट्स मिलेगा तो वो भी पूरा हो जाएगा, जिसमें द्राविड़, नागर, बेसर ये सब आपको मिल जाएंगे। प्रश्न आपके सामने, गंगे कोणचोपुरम मंदिर न केवल चोल स्थापत्य और समुद्री शक्ति का प्रमाण है, बल्कि समकालीन भारत में सांस्कृतिक अस्मिता और राजनीतिक विमर्श का प्रतीक भी बन चुका है। राजेंद्र चोल प्रथम की विरासत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। अभी इस प्रश्न का आंसर आपके सामने आ ही जाएगा थोड़ी देर के बाद, जिससे आप इसको बेहतर ढंग से कर लेंगे, ठीक है। इसी पीडीएफ में ये मिलता है, और मंथली उसका सब्सक्रिप्शन चार्ज होता है ₹99। आपको जरूर देना चाहिए, क्योंकि बहुत रिच कंटेंट आप प्राप्त करते हैं। बाकी सुनील अभिव्यक्ति, पर्सनल मेंटरशिप और सीसीपी पल्स, यानी अब आपका शुरू होने जा रहा है एक ऐसा टेस्ट जो आपने ना सोचा है। ट्रस्ट करिएगा, यहां पर मैं फिर से लिख रहा हूं, जो बच्चे अभी फिलहाल के लिए बहुत पॉजिटिवली मेरे साथ जुड़े हैं, अभी मैं केवल उनको संबोधित कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से। चैलेंज है कि पहला टेस्ट जब आपके सामने आएगा, तो जैसे होता नहीं कि घर में कभी कभार खाना टेस्टी हो, थोड़ी टेस्टी हो, थोड़ा मिर्च वगैरह अधिक हो, हम कहते हैं बड़ा अच्छा खाना था लेकिन बड़ा तीखा था, खाना बहुत अच्छा था बस बहुत तीखा था। अगर आप सबके मुंह से ये मैं पहले ही टेस्ट में ना निकलवा दूं तो कहना, यानी इसलिए नहीं कि कुछ अलग करना है, इसलिए कि टेस्ट सीरीज की पूरी संरचना ही बदल देनी। और आप बताइएगा क्या ऐसा आज तक, रिकॉर्ड कर लीजिए। और सब बच्चों से, इसलिए मैं सबसे विनम्रता से बात कहता हूं कि छोड़ना नहीं है। और वो जो इनोवेशन है मेरी वजह से नहीं कि मैं जब आपको कह रहा हूं कि नहीं सुनील अभिव्यक्ति कह रहे हैं आप, ना मैं कौन होता हूं। आप सब कमेंट करके कहेंगे कि आपको आपका दिमाग पलट गया, और पलट इसलिए नहीं गया कि वो अच्छा है, इसलिए कि एग्जाम ओरिएंटेशन बहुत बवाल टाइप का है, ये नहीं कि बेचने के लिए, नो। पहला टेस्ट आप जब देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है ना कि अब जैसे इतने लंबे टाइम से पढ़ाते हो और अब ये पता लग गया कि प्रीलिम्स ही सबसे बड़ी समस्या है, तो अगर मैं ऐसे ही टेस्ट लूंगा जैसा अभी आने वाले समय हमारी टेस्ट सीरीज भी आएगी, तो फिर अंतर क्या है। ये बेटा ये वो नहीं, ये टेस्ट सीरीज है ही नहीं। तब आप लोग थोड़ा और प्यार करने लगोगे, मेरी गारंटी है। थोड़े ही समय में आप इस टेस्ट को देखने के बाद आपका प्रेम और बढ़ जाएगा कि यार ये आदमी अगर सही से हम लोग मेहनत करेंगे तो निकालेगा, फिक्स है, चाहे जैसे। अभी मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि जब टेस्ट ओपन हो, इनफैक्ट अभी हमारी टीम को ही नहीं पता है अभी हमारी टीम को भी नहीं मैंने बताया, ठीक है। आज रात तक क्वेश्चन बना लूंगा, उम्मीद है। और फिर वो आदित्य सर उसको फाइनली चेक करते हैं, ऑब्वियस है, ऐसा मानिएगा हमारे राइट हैंड वही है। और फिर उसके बाद आपके सामने, अभी उनको भी नहीं बताया, अभी किसी को नहीं बताया मैंने अभी किसी को सूचना नहीं मिली, ठीक है। तो क्या होगा टेस्ट के अंदर, ये तो सबको पता है टेस्ट होगा, ठीक है। बाकी हमारे कोर्सेज हैं, आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन कोर्स, ये प्रीलिम्स का महाअभियान, ए से
डायमंड बैच जीएस का, प्लेटिनम ऑप्शनल और जीएस दोनों का, और मेरी मेंटरशिप जो आप चाहते हैं सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, हमारा लर्निंग ऐप जरूर आप डाउनलोड करें। अब आता है हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में भगदड़ में 8 लोगों की मौत हो गई। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में अब आप देख सकते हैं स्टैम्पीड की घटनाएं लगातार अफवाहों के कारण बढ़ रही। अफवाह फैल गई, उसके बाद कि ये तार टूट गया, वो तार, और फिर मैं आपसे अपना भी व्यक्तिगत एग्जांपल दूं। एक दो बारी मैं बहुत ज्यादा तो मतलब उस टाइप से जा नहीं पाता हूं मैं, क्योंकि आप समझ सकते सुबह शाम काम, उसके बाद फिर अपनी कुछ लाइफ। तो एक दो बार मैं भी गया हूं, एकदम जैसे चेस्ट में चेस्ट ऐसे 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 दब जाता है। कुछ धार्मिक स्थल है जो बहुत स्पेस कम है और वहां जब भीड़ अधिक हो जाती तो ऐसे, और उसमें अगर हल्का सा भी मिसमैनेजमेंट हो जाए तो आप सब एज्यूम कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूं, आप भी कहीं न कहीं गए होंगे। हल्का सा हो जाए तो समझिए कि आज फिर ये केस स्टडी में, अभी कुछ दिन पहले भी प्रयाग से मैंने स्टार्ट किया था, प्रयागराज के बाद से फिर और भी 2-3 केस स्टडी अभी तक मैं करा चुका हूं, जो मंदिरों में भगदड़ होती है। करा चुका हूं कि नहीं करा चुका हूं? तो आज भी कराने जा रहा हूं। उसके पीछे रीजन ये है कि भैया डीएम बनिए प्लीज, धार्मिक स्थलों को मैनेज करिए। बहुत आसान काम है यार, प्रोएक्टिव अप्रोच कितनी बार कह चुका हूं भाई, हर बार जनता को ही, कि जनता ही समझदार नहीं। भैया प्रशासन करता क्या है, क्या ही काम है प्रशासन का। अब कोई कह सकता है तुम लोग क्या जानो, तुम तो मास्टर वाले मास्टर नियम पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे जा रहे हैं पूरा सिस्टम हम ही उनके लिए रेडी कर रहे हैं। जो हम पढ़ाते हैं वही उनको वहां प्रैक्टिकल जाकर के करना होता है। बच्चे क्या इससे अलग होता है क्या कुछ? आप मुझे बताएं, गुड गवर्नेंस क्या 10 एलिमेंट है, उसी को नहीं इंप्लीमेंट करना है। जो स्कीम हम लोग पढ़ाते हैं वही स्कीम उनको अच्छे से हो रही इंप्लीमेंट की नहीं। तो इसलिए हमें जो यूपीएससी के मेंटर्स होते हैं उन्हें सब पता होता है कि क्या काम करना है। तो सब कुछ विशेष होता नहीं है। कम से कम इस प्रकार की घटनाओं को रोकने का एक मॉडल तो कोई न कोई दे ही सकता है, और काम सब करते हैं, चाहे डीएम हो, एसपी हो, अध्यापक हो, साइंटिस्ट हो, एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, सब काम करते हैं। सबके काम की उतनी ही इंपॉर्टेंस है। नाई हो, बार्बर, कोई भी हो, सबके काम की। क्या हम अपना बाल खुद से काट सकते हैं? उस समय मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ा किसी का रोल हो सकता। आपको पता है जब किसी की सर्जरी वर्जरी होती है तो डॉक्टर और नर्स के साथ साथ एक वो भी होते हैं जो हेयर वगैरह रिमूव करते हैं। आप ट्रस्ट करिए, उनके बिना ऑपरेशन स्टार्ट ही नहीं होता है। तो अब आप सोचिए, एक समय पर एमबीबीएस और एमएस सर्जन उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जितना वो एक जो बार्बर होंगे जो जा करके हेयर वगैरह रिमूव करेंगे। आप चिंतन कीजिए। तो सभी के काम का इक्वल महत्व, लेकिन हमने बना लिया है कि अगर कोई आपके घर का कचरा उठा रहा है तो क्यों भैया, वो भी तो काम है ना। तो जैसे आप अपना काम करें वैसे वो अपना काम करे। तो हमें, जैसे आप चाहते हैं कि मेरे काम का सम्मान मिले, वैसे उनके काम का भी सम्मान मिले। तो हर काम बराबर है, कोई तोप नहीं, लेकिन ठीक है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में स्थित मनसा देवी मंदिर में 28 जुलाई 2025 को एक दर्दनाक भगदड़ की घटना हुई मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? सॉरी, कल हुआ था शायद, ये 27 डेट डाल लीजिएगा, 27 को। ठीक है ना? इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। अब क्या क्या हुआ आप देख सकते हैं। यानी श्रद्धालुओं की मौत हुई, भगदड़, कुचले गए। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग, किसी भी आपदा में सबसे ज्यादा संवेदनशील यही लोग होते हैं। ठीक है ना? और राहत कार्य कई घंटों तक चला। तो स्वाभाविक है, इसको जीएस पेपर फॉर एथिक्स के लिए मैंने लगाया कि सरकारी संस्थानों में नैतिक चिंता क्या है। आप यहां से, यानी एथिकल कंसर्न एंड डायलेमास इन गवर्नमेंट। फिर केस स्टडी आपसे पूछता ही पूछता है, तो आपके सामने केस बना दिया गया है। आप हरिद्वार के जिलाधिकारी हैं। रविवार को यानी 27 जुलाई को मनसा देवी मंदिर में दर्शन के लिए हजारों लोग सीढ़ियों पर खड़े थे, तभी बिजली की तार टूटने की अफवाह फैल गई, जिससे भगदड़ मच गई।
मृत्यु हुई, इतने लोग घायल हुए, स्थानीय लोग प्रशासन की लापरवाही नंबर 1, देख लीजिए बात। कम पुलिस बल नंबर 2 और अव्यवस्थित व्यवस्था को जिम्मेदार ठहरा रहे। अब आपसे इन परिस्थितियों में नैतिक निर्णयों की अपेक्षा की जा रही है। अब आप देखिए जरा, बहुत छोटा सा आपसे अपेक्षा की जा रही, तो आप क्या क्या करेंगे? क्या आपके दिमाग में आइडियाज हैं? कैसी स्थिति ना हो, और कंप्लेन वही हो रही है, लोग प्रशासन की लापरवाही, कम पुलिस बल, कहीं पर कुछ भी होता है, यही हमेशा चिंता का विषय होता है। आप चिंतन कीजिए, एक कोई भी एमिनेंट पर्सनालिटी, नेता या कोई भी, उसकी सिक्योरिटी में कितने पुलिस बल काम करते हैं? उनके अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं, और हजारों की भीड़ में कितने पुलिस बल रहे होंगे? क्या इस पर चिंतन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? या इसको भी एक अखबार का एक पन्ना, कभी कभी एक कविता ऐसे बस अभी अभी दिमाग में आ रही है, कभी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी एक अखबार का पन्ना है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी एक अखबार का पन्ना है, जो एक चाय की चुस्की के साथ, जो एक चाय की चुस्की के साथ बदल जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी एक अखबार का पन्ना है। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक व्यंग एक बस दिमाग में आया कि अखबार है, हमने आपने उठाया, पढ़ा, पलट दिया, आगे चलिए। आप सोचिए कि कितना काम करने की अपॉर्चुनिटी है। आप हीरो बन सकते हैं। क्या एक डीएम आई थी, एक डीएम आया था जिसने मनसा देवी मंदिर परिसर, उसके बाहर एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया कि उसके बाद कभी न जो श्रद्धालु आ रहे उनको समस्या हुई दर्शन करने में, और ना ही कोई आपदा घटित हुई। मान लीजिए बाई चांस आपदाएं, तो आपदा उनका नाम ही है, लेकिन छिटपुट, और ऐसा किया जा सकता है। ठीक है ना? क्राउड मैनेजमेंट को वहां के बेस के साथ पूरा किया जा सकता है। ठीक है? तो इस प्रकार के विषय हैं जिसको आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है बेटा, मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं, आप इस पर सोचिए। ठीक है? जितने बच्चे हैं, ठीक है, एक बार आप देखिए। बिल्कुल आज भी बेटा, ये कविता ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था, बस एकाएक क्योंकि अखबार पढ़ता हूं थी, बस दिमाग में आया। और जो साहित्य पढ़ता है वो थोड़ा सा संवेदनशील होता है, और जब उसकी संवेदनाओं को उत्तर नहीं मिलता है किससे, व्यवस्था के द्वारा, तो फिर वो शब्दों का सहारा अपनी कविताओं में ढूंढ लेता है। तो हम लोग उतने बड़े तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो समझ, उसके हिसाब से अपनी व्यथा को शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता है वो आदमी कर लेता है। ठीक है, स्टार्ट करिए बेटा फटाफट। 30 सेकंड में मुझे इसका उत्तर दीजिए। थर्टी सेकंड में, मतलब इस पूरे मुद्दे में क्या क्या है, कर लेंगे तो मेरी जो मुसीबत है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है ना? ये मैंने इसलिए आपको टाइम दिया सोचने का, क्योंकि जब मैं करूंगा तो आप मैच करेंगे कि कितना आप सोच पाए। क्योंकि बेटा जब तक थिंकिंग प्रोसेस आपकी मजबूत नहीं होगी, चाहे जीएस हो चाहे ऑप्शनल हो, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल नए आते हैं। अब शेरशाह शेर भी था, लोमड़ी भी था ऐसा प्रश्न कौन किस किताब में लिखा है? अब तो आपको उसके जीवन काल में जितनी भी घटनाएं उसके साथ जुड़ी हुई थी, उसने जो उसमें एक्शन किया, यानी जहां बहादुरी दिखाई वो आपको फैक्ट पता होना चाहिए, जहां उसने चालाकी दिखाई वो फैक्ट पता होने चाहिए, फिर आप उन दोनों को जोड़ करके आंसर लिख पाएंगे। तो यूपीएससी बहुत मजेदार है, लेकिन उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। केवल किसी पर डिपेंड नहीं कि सुनील व्यक्ति हिंदू करा रहे, चलो इनसे पढ़ लेते हैं, नहीं। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। अब आप
यानी इसी केस स्टडी को, तो मैं केस स्टडी पर ही पीछे आ जाता हूं जिससे कि आप इस केस स्टडी पर एक निगाह बनाए रखें। ठीक है, यानी सबसे पहले जो केस स्टडी में किया जाता है वो क्या किया जाता है, सॉरी सबसे पहले आप कहेंगे कि सर सबसे पहले किसी भी केस में यह देखा जाता है कि संबंधित नैतिक पहलू यानी रिलेटेड एथिकल इश्यूज। ठीक है, तो पहला क्या है अगर आप देखें, ठीक है, आस्था प्लस सुरक्षा के बीच संतुलन है कि नहीं, संबंधित नैतिक पहलू के बीच संतुलन। ठीक है, और उदाहरण यानी अगर आप देखेंगे तो मंदिर में बिना सुरक्षा योजना के भारी भीड़, मंदिर में बिना सुरक्षा योजना के भारी भीड़। और अगर आप यूनिट यहां एथिक्स की लेना चाहें तो पहली यूनिट लिख सकते हैं एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, सीधा सीधा जुड़ा है। दूसरा संबंधित नैतिक पहलू क्या है, सक्रियता बनाम लापरवाही, यानी आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए, तो ऑब्वियस है दूसरा नैतिक पहलू इसमें यह सक्रियता बनाम नैतिक लापरवाही। कैसे, उदाहरण कि मनसा देवी मंदिर में इतनी भीड़ हो जाएगी, चूंकि त्योहार था तो त्योहार के दिन, बड़ी अच्छी लाइन लिख रहा हूं, भीड़ का पूर्वानुमान ना लगाना, ये प्रशासन की फेल्योर है कि नहीं। यानी कोई भी फेस्टिवल है तो उस दिन क्राउड ज्यादा हो जाएगा, ये फिक्स है, और फिर भी व्यवस्था नहीं की गई। तो ये क्या है, यूनिट नंबर 2 यानी पॉजिटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड की कमी है, सकारात्मक नैतिक और प्रशासनिक अभिवृत्ति की कमी का एक उदाहरण है, कह सकते हैं कि नहीं। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा नैतिक पहलू है दुखी परिवारों, यानी ऑब्वियस है जिनके लोग और गुस्साए जन समूह को संभालना, आप देख सकते हैं। तो क्लियर है, यानी उनके प्रति करुणा और संयम दिखाना, जो दिखाया भी गया, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। अब ये कौन सी यूनिट है, ऑब्वियस है प्रशासन का यूनिट नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों, इमोशनल इंटेलिजेंस। यहां पर यानी उन्होंने गुस्से को मैनेज करना, यानी घटना घटित हो जाने के बाद जो भी गुस्सा था लोकल्स का, उसको उन्होंने बर्दाश्त किया। इसे ही कहते हैं भावनात्मक शासन प्रशासन में इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये उसका परिचय दिया गया। ठीक है, चौथा सार्वजनिक जो है ऑब्वियस है जवाबदेही, अगला नैतिक पहलू जवाबदेही, करुणा यानी अकाउंटेबिलिटी, कंपैशन और ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। ठीक है, प्रशासन का समय पर उदाहरण पहुंचना और मुआवजे की बात करना और मुआवजा देना। तो ऑब्वियस है ये कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज के जो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं, यानी यूनिट 3 सिलेबस की प्लस यूनिट 6, तो सिविल सर्विसेज के जो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं उनका संरक्षण सुनिश्चित करना मेरे प्यारे बच्चों। पांचवा यहां पर जो मुद्दा है प्रशासन में नैतिकता का, यानी अगर हम देखें तो यहां पर प्रशासन में नैतिकता की कमी रही है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर होता है, यानी किसी भी मंदिर परिसर हो या कोई भी संस्थाएं हो, वहां पर कैसे कैसे हर एक प्रक्रिया घटित होगी, उसका एक प्रोसेस होता है जिसे आप बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर। तो एसओपी की कमी, ठीक है ना, और डिजास्टर मैनेजमेंट की कोई भी एडवांस व्यवस्था ना होना। जैसे उदाहरण के लिए भगदड़ जब हुई, स्टैम्पेड हुई, तो भगदड़ के समय कोई पूर्व सूचना प्रणाली ना होना, यानी कि माइक वाइक पे नहीं आप लोग भागिए, नहीं अफवाह है, ऐसा कोई सिस्टम ना होना, याद रखिएगा।
तो आई होप आप समझ गए कि क्या क्या नैतिक मुद्दे यहां पर शामिल हैं। अब इसके बाद अगर आप पहली चीज समझ गए हैं तो आप यहां पर क्या एथिकल डायलेमा, अगली चीज, दूसरी चीज महसूस कर सकते हैं। पहला कि क्या बिना जांच पूरी हुए जिम्मेदार अफसरों को हम सस्पेंड कर दें। दूसरा, क्या धार्मिक स्वतंत्रता को पूरी छूट दी जाए भले ही इससे सार्वजनिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। तो ये दो प्रश्न आपके सामने उतरते हैं, मतलब उठते हैं, उतरते भी हैं। अब आता है यानी इस प्रश्न का मॉडल आंसर कि क्या क्या करेंगे आप। ऑब्वियस, सबसे पहले आप क्या करेंगे, तुरंत सहायता, तुरंत राहत और सहायता, ये तो एकदम इमीडिएट रिहैब, ठीक है ना। यानी पहला घायलों का त्वरित इलाज, दूसरा मृतकों के परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त करना, दूसरा क्या करना है, पारदर्शी संवाद, ट्रांसपेरेंट डायलॉग। आप कहेंगे ये क्या होता है, हम कहेंगे बताते हैं, क्योंकि ये भीड़ का विषय। तो मीडिया को बुला करके प्रेस वार्ता कर लोगों को सच्चाई बतवाना। इससे फायदा क्या होगा, अफवाहों पर रोक लग जाएगी तुरंत की तुरंत। यानी अफवाहों को रोकने के लिए आप आधिकारिक चैनलों का उपयोग कर रहे हैं, ये बहुत बेहतर है। तीसरा, अब ऑब्वियस है, सबसे पहले आपने जो भी भीड़ थी उसको कंट्रोल कर लिया, आगे अफवाह ना फैले उसके लिए आपने मीडिया के थ्रू एक मैसेज भिजवा दिया। अब तीसरा काम क्या करेंगे, जांच और जवाबदेही। सबसे बड़ी यानी जांच करेंगे इसकी पूरी की पूरी, यानी आप मजिस्ट्रेट जांच का आदेश देंगे, सीसीटीवी का फुटेज, ड्यूटी का चार्ट और प्रशासनिक रिकॉर्ड की आप इसमें समीक्षा करेंगे और फिर उसके बाद इसकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करके और न्याय की उम्मीद करेंगे। फिर चौथा, ऑब्वियस है, आपने जांच वाला पार्ट भी देखिए। हमेशा आप जो केस स्टडी में डिसीजन लेते हैं ना, उसकी एक क्रोनोलॉजी होनी चाहिए, वो आपको यहां पकड़ेगी। फिर चौथा क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करेंगे, यानी संरचनात्मक सुधार करेंगे। कि मंदिर में एसओपी नहीं था तो मंदिर में दर्शन यानी किस प्रकार से किया जाएगा, उसकी एक स्टैंडर्ड आप प्रोसीजर बनाई जाएगी। दूसरा, क्राउड को कंट्रोल करने के लिए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था और बेहतर सुनिश्चित करना। वॉलंटियर्स की नियुक्ति करना, यानी खासकर त्योहारों के समय में। सीसीटीवी की बेहतर व्यवस्था और साउंड सिस्टम लगाना, और एआई आधारित, जैसा अहमदाबाद वाला मैंने बताया था, जगन्नाथपुरी वाला, तो एआई आधारित क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम अहमदाबाद के मॉडल से सीखते हुए उनकी सहायता से, याद रखेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर और भी आप कर सकते हैं, यानी अब लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या होगी, दीर्घकालिक नीति क्या होनी चाहिए। यानी टेंपल सिक्योरिटी को डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट योजना में शामिल कर लेना, जैसे एक एनडीएम में हो गया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, फिर एसडीएम में हो गया स्टेट की, फिर हो जाता है डिस्ट्रिक्ट की, यानी जिला स्तर पर जो आपके सामने सिस्टम होता है। तो इस जिले का आपको पता ही होगा कि डीडीएमए का बॉस होता है डीएम। तो डीएम मंदिर की सुरक्षा को आपदा प्रबंधन के एसओपी में शामिल कर सकता है, ये उसके पास पावर है, याद रखिएगा। दूसरा, आपदा प्रबंधन योजना में शामिल करने के बाद धार्मिक आयोजन, कुछ भी उसमें भीड़ की सीमा तय कर देना, इतने लोग ही आ पाएंगे, बाकी सबको वहीं पर एंट्री गेट पर, एंट्री मंदिर की नहीं, जो मंदिर तक 1 किलोमीटर दूर जो मंदिर तक पहुंचाने वाली, कनेक्ट करने वाली सड़क है ना, वहीं पर सबको रोक दो कि अब 1000 नहीं आएंगे, 200 करके आएंगे, जब 200 निकल जाएंगे तब अगले 200 आएंगे। तो ये करना यानी बहुत अच्छा ही है, धार्मिक आयोजनों में भीड़ की सीमा तय कर देना, ठीक है। और ऑब्वियस है, इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग शासन प्रशासन में, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रयोग, मतलब जनता के दर्द को समझना, लोगों से मिलना, शांत रहकर आक्रोशित भीड़ से संवाद करना। आई होप आप समझ गए, ठीक है, क्लियर हो गया, मजा आ गया बच्चों। इस हिसाब से आप यूपीएससी की तैयारी करिए, आर्टिकल वार्टिकल, ठीक है, ये आपको भी इस पर पूरा कंटेंट मिल जाएगा।
भारत GLOF घटनाओं के लिए कैसी तैयारी कर रहा है? ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड, यानी नेपाल में अभी जो ग्लेशियर से बनी झील होती हैं, ठीक है ना, उसमें क्या हुआ, वो फट गई और फिर क्या हुआ, वहां बाढ़ की स्थिति बन गई। और जब बाढ़ की स्थिति बनती है तो चूंकि हम जो भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं ऊंचाई पर ही लगाते हैं, उसको भी नुकसान होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है, ये सारी चीजें घटित होगी। जरा एक बार आप इसको पढ़िए फटाफट, और इस पर कई बार अपन क्लासेस ले भी चुके हैं, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। फटाफट चलिए बेटा। हाल ही में नेपाल में ग्लेशियर झील फटने की घटना, ग्लेशियर लेक आउटबस्ट। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपने पढ़ लिया। तो करंट में नेपाले कह रहा हूं, हिमालय, हाँ नेपाले कह सकते हैं, हिमालय नेपाले, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमिना में है कि नहीं GLOF, आप कहेंगे हाँ सर, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। जीएस पेपर 3 ऑब्वियस है, ये कंजर्वेशन से इसे हम ठीक कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का भी यह एक परिणाम है और डिजास्टर का भी एक मुद्दा है। तो तीनों सिलेबस आपके सामने देख सकते हैं लगा हुआ है, ठीक है ना। अब इसके बाद 2020 में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा है, हिमालय के जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, उसका क्या इंपैक्ट भारत के वाटर रिसोर्स पर होगा। तो यानी उसने वाटर रिसोर्स पर पूछा, लेकिन हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उसका संबंध इस टॉपिक के साथ भी है, ठीक है। बताने का पर्पज इतना ही है कि इस प्रकार की जो भी करंट में चर्चा में चीजें रहे वो पूछ ली जाती हैं। 2016 में उत्तराखंड में बादल फटने की घटना पर प्रश्न पूछा गया है। इस साल स्टैम्पीड यानी जो भीड़ भगदड़ हुई है वह बहुत ज्यादा चर्चा में रही है। मुझे उम्मीद है कि 2025 के मेंस में इस भीड़ भगदड़ के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और क्या पूछा जा सकता है उसका भीड़ भगदड़ भी और इस प्रकार की घटनाएं भी। व्हाट आर ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड यानी GLOF घटनाएं क्या होती हैं? बच्चों याद रखिएगा, एक मुझे याद है इसलिए मैंने बता दिया कि 2025 में ये प्रश्न, मतलब ये क्या जो पीछे पढ़ाया वो आ सकता है। भीड़ भगदड़ बहुत हुई है, आ सकता है कि नहीं, कितनी घटनाएं हुई हैं। डिस्कस द इंक्रीजिंग रिस्क एंड मेजर्स टेकन बाय इंडिया टू मिटिगेट सच डिजास्टर, भारत में इनके बढ़ते खतरों के कारण और निवारण पर चर्चा कीजिए। आप देख सकते हैं आपके सामने पिक्चर लगा हुआ है, ठीक है ना, क्लियर है। यानी ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ पूरी की पूरी ये घटना आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। कितना बढ़िया, ठीक है। अब इस विषय को आप ऐसे कल्पना कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, रुक जा भाई, हाँ, कि आप एक पहाड़ी गांव के चारों ओर रहते हैं। आप यानी जितने भी बच्चे इसमें मेंस की क्लास देख रहे हैं, IQIP स्टूडेंट, आप एक पहाड़ी गांव में रहते हैं, पहाड़ी गांव जहां चारों ओर बर्फ से घिरे पहाड़ है और आपके गांव के ऊपर एक सुंदर झील, यानी यहीं पर कहीं पर एक लेक भी बनी हुई है, सुंदर झील बनी हुई। एक रात अचानक झील फट जाती है, यानी ये जो लेक है ये फट जाती है और कुछ ही मिनटों में बाढ़ का पानी आपके गांव में आता है और आपके घर, आपके खेत, आपके स्कूल, आपके पुल, सब कुछ बहा ले जाता है। यही घटना आज हिंदू में एक विस्तृत आर्टिकल के रूप में आपके सामने आई है। इसी को हम अगर GLOF भी कहें तो
गलत नहीं होगा। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट यानी ग्लेशियर जो लेक होती है उसके फटने से जो आपदा आ जाए, जो बाढ़ आ जाए, उसे ही हम बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। फिर भी आप कहेंगे सर हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन भी हमें चाहिएगा। तो मेरे बच्चों GLOF क्या है? अचानक, शब्द पकड़ेगा, फ्लैश फ्लड होती ना, अचानक आने वाली बाढ़ होती है। और कब आती है? ये तब आती है जब किसी ग्लेशियर से बनी झील की दीवार, ठीक है ना, टूट जाती है। ये जो झील की दीवार होती है ये बनती किससे है? पत्थर से, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया होता है, पत्थर और बर्फ के मलबे से ये बनी होती है, जिसे हम मोरेन कहते हैं। आप लोगों ने कई बारी पढ़ा, मैंने कई बारी पढ़ाया है, ठीक है ना। तो झील की दीवार, ये जो मोरेन जिसे हम कहते हैं, ये टूट जाती। और ऑब्वियस है जब ये झील फटती है, चूंकि अचानक फटती है, तो तेजी से इसका पानी नीचे की ओर बहता है और सब कुछ तबाह कर देता है। जैसे मैं बताया कि चाहे घर हो, चाहे खेत हो, स्कूल, पुल, कुछ भी। यानी इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि आप अगर कभी नहाने के लिए पानी की बाल्टी का यूज किए हैं, तो पानी से भरी बाल्टी हो और उसको आपने लॉक लगा के बंद किया हो, लेकिन वह लॉक टूट जाए, तो क्या होगा? पानी एक झटके में बाहर निकल आएगा कि नहीं आएगा? वही है। अब सबसे बड़ी बात है GLOF अगर आप समझ गए हैं, तो अगला प्रश्न आता है कि क्यों होता है, वाई? मुख्य कारण तो ऑब्वियस है, सबसे पहला क्लाइमेट चेंज। तो अब आपको GLOF नहीं भी अगर यूपीएससी पूछता है, क्लाइमेट चेंज पे कुछ लिख रहे तो भी आप लिखेंगे। यानी अब यहां से कितने ऐसे जिंदा हो जाएंगे, जरा आप ध्यान से देखिएगा। इकोलॉजिकल कंसिडरेशन यानी पारिस्थितिक विचार विकास में बाधक हो या आवश्यक नहीं। तो पारिस्थितिक विचार क्या है कि हम पर्यावरण को संरक्षित करके चले, उसके लिए नीतियां बनाए, यह पारिस्थितिक विचार। क्या आज GLOF के संदर्भ में यह रिलेवेंट दिखाई देती है कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल सर दिखाई देती है। इसी प्रकार से सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी आर्थिक विकास होता रहे, आपदा के कारण नुकसान ना हो, तो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। अब आप उसको भी पकड़ लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसी प्रकार की घटनाएं होंगी। क्लाइमेट चेंज और इन सबसे जुड़ा कोई भी विषय है तो आप इनफैक्ट पॉलिसी मेकर्स के लिए अगर आप कोई सजेशन दे रहे हैं तो भी आप ये सारे पॉइंट डाल सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, आप देख सकते हैं, यानी इस पिक्चर में जो भी मैंने आपको दिखाया था, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे, जिससे जो भी झीलें बनी हुई उसमें पानी जितनी है उस क्षमता से ज्यादा पानी इकट्ठा हो रहा है, बताने की जरूरत नहीं, और फिर वो टूट जा रहा है। फिर इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही अचानक भारी वर्षा हो रही है, जिसे हम क्लाउड बस्ट या फ्लैश रेन कहते हैं। क्लाउड बस्ट या फ्लैश रेन। तो इससे फिर वही होता है कि झील का पानी इतना है, अब इसमें और पानी आ गया तो फिर ये फट गया, ठीक है। तीसरा ऑब्वियस है, अर्थक्वेक एंड जो है लैंड स्लाइड भी बहुत बड़ी, यानी भूकंप और भूस्खलन। जब ऐसा कुछ भी होता है तो फिर क्या होगा? ये जैसे मान लीजिए झील है, इसकी दीवार जब भूकंप आएगा तो क्या होगा? हिलेगी, कहीं से भी टूटन हुई, फिर पानी नीचे की तरफ आ गया। और फिर एक होता है ह्यूमन फैक्टर, यानी मानव जनित कारण भी होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी झीलों के पास सड़कें, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, टनल बनाए जा रहे हैं, तो फिर ये भी एक बहुत गंभीर रीजन होता है। तो GLF क्या है, उसके क्या जिम्मेदार कारक हैं, आपने 4 याद कर लिए। सोचिए कितना इजी है यूपीएससी। अब आता है कि इसका खतरा क्यों ज्यादा है भारत में और कहां? तो क्यों है, ऑब्वियस है भाई, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह का रीजन, हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर ही रहे, लेकिन कौन सा एरिया है जो सबसे ज्यादा संवेदनशील? ऑब्वियस है इंडियन हिमालयन रेंज। क्यों? क्योंकि यहां पर 12 के से ज्यादा लेक यानी झीलें, और जो राज्य सबसे ज्यादा खतरे में ऑब्वियस है जो हिमालयी राज्य होंगे, जैसे सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, JNK हो गया, लद्दाख हो गया।
ठीक है, जैसे एक सिक्किम की झील, इसको प्रीलिम्स के लिए भी याद रखेगा, साकोचो, साकोचो, ये झील मतलब बहुत जोखिम वाली झील मानी जाती है, साकोचो, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आता है, अगर GLOF आ जाए तो क्या होता है, तो मुझे बताने की आपको जरूरत ही नहीं है, यानी वो सारा पहले बता दिया था, खेत, पानी, पुल, सब कुछ नष्ट हो जाता है। अब आता है, चलो भाई अगर इतना नुकसान होता है तो भारत की तैयारी वारी है, तो भारत की तैयारी, GLOF को मैंने क्या किया, कनेक्ट आपको करा रहा हूं NDMA के साथ, यानी NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, क्या कर रही है, तो पहला CODRR, यानी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कमेटी का गठन किसने किया है, NDMA ने, जो GLOF की भी निगरानी कर रही है। दूसरा, AIN रिमोट सेंसिंग से झीलों की निगरानी की जा रही है। तीसरा, SAR सिस्टम विकसित किया गया है, सिंथेटिक अपर्चर राडार जो होता है बच्चे, यानी सैटेलाइट से खतरे की पहचान की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, 2020 से 23 के बीच में कई पायलट प्रोजेक्ट GLOF प्रभावित एरियाओं में, मतलब जहां पर इसकी आशंका है वहां पर संचालित किए गए हैं। यानी पहला, जोखिम वाली झीलों की पहचान की गई, जैसा मैंने सिक्किम का एग्जांपल आपको दिया था। दूसरा, यानी एक बेहतर चेतावनी सिस्टम भी डेवलप किया गया, जिससे आपदा आने से पहले ही लोगों को चेतावनी दी जा सकी, याद रखें। तो इसका मतलब भारत की तैयारी अच्छी है, लेकिन तैयारी होने के बाद भी बेटा चुनौतियां होती। पूछो क्यों? अगर भारत ऐसा देश जिसकी सीमा कई देशों के साथ लगी है, तो उन देशों को भी तो इतना ही अलर्ट होना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी जो चैलेंज आता है वो सीमा पार सहयोग की कमी है, क्रॉस बॉर्डर कोऑर्डिनेशन नहीं है। दूसरा क्या, हिमालयी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कि हम इस, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब GLOF को मैनेज करने वाला। और तीसरा ऑब्वियस है, चुनौतियां है कि हम विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं उन्हीं क्षेत्रों में जहां पर इस प्रकार की झीलें हैं, तो समस्या तो होनी। क्लियर बेटा? तो अब आता है कि अगर चुनौतियां हैं तो भाई समाधान क्या हो सकता है। तो पहला देखिए, हमेशा एक ही चीज है, जैसे आपके लिए भी समाधान, अगर मान लीजिए आप सिलेक्शन की राह में आपके सामने समस्याएं आ रही, तो आपको क्या करना होगा, वही काम जो GLOF क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को करना होगा। पहला, मॉनिटरिंग बढ़ाएं, जैसे उस एरिया में जहां पर इस प्रकार की झीलें हैं, मॉनिटरिंग बढ़ाएं और टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। सेम वैसे ही आप सब लोग भी क्या पढ़ रहे हैं, क्या रह रहा है, कितने महीने बचे हैं, ये हफ्ते में एक दिन तो बैठ करके मॉनिटरिंग करिए, तब आप मेरी क्लासेस का ज्यादा फायदा उठाना। दूसरा, जो भी स्थानीय लोग हैं उनको जागरूक किया जाए कि वो GLOF से संबंधित आपदा के प्रति जागरूक हों। तीसरा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करें। और ऑब्वियस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता दें मेरे प्यारे बच्चों। यानी जब हम पहाड़ों की सुंदरता की बात करते हैं, पूरा एक समरी आपके सामने रखता हूं कि जब भी हम पहाड़ों की सुंदरता की बात करते हैं तो हमें कदापि यह नहीं भूलना चाहिए कि पहाड़ सुंदर होते हैं, लेकिन उन पहाड़ों में खतरे भी बहुत ज्यादा ही छुपे होते हैं। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया बच्चे? तो GLOF पर अब आप लिख ले जाएंगे, जो कुछ बचा खुचा रहेगा अभी आपको पूरा कंटेंट मिलेगा प्लस इस क्वेश्चन का आंसर, तब तक आप, तो भाई GLOF क्या होता है, कारण क्या है, सरकार क्या कर रही है, सब पता है, यानी सेम, बाकी इसका भी आपको आंसर भी मिल ही जाएगा। अब आता है प्रीलिम्स के लिए। नए माइक्रोस्कोप से पता चला कि आणविक हलचल पहले से कहीं अधिक तेज है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैलटेक के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा नया माइक्रोस्कोप विकसित किया जो अब तक की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी गतिविधियों को पकड़ सकता है, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के। ठीक है ना? तो ये मॉलिक्यूल्स के ऊपर पूरी की पूरी आपको प्रीलिम्स के लिए, इसमें कुछ भी नहीं है, तो पूरा का पूरा कंटेंट प्रीलिम्स के लिए आपको विद MCQ आपको मिल जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं। ठीक है ना?
तो ये प्रीलिम्स के लिए है। पूरा कंटेंट आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा, आप इसको बेहतर ढंग से पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें फ्री हैंड की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना इजी वो रहता ही रहता है कि आपको। और निबंध के लिए यूज कर लीजिएगा शोध क्या है, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। फिर इसके बाद आता है क्या क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाइन डीसीएक्स में सुरक्षा भंग हुआ है। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वाइन डीसीएक्स जो क्रिप्टो एक्सचेंज है हमारा, ठीक है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये भी प्रीलिम्स के लिए। क्वाइन डीसीएक्स ने एक इंटरनल अकाउंट से लगभग 44 मिलियन करोड़ की गड़बड़ी की सूचना दी। हालांकि कंपनी ने कहा कि स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया और ग्राहकों के फंड सुरक्षित हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वाइन डीसीएक्स क्या है? ठीक है ना, बहुत बढ़िया ढंग से प्रीलिम्स के लिए कंटेंट मैंने बना दिया है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। बस आपको इतना ही याद रखना है कि ये जो क्वाइन डीसीएक्स है भारत का है, इसे रन कौन करता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है। तो ये क्वाइन डीसीएक्स क्या है? ऑब्वियस है, भारत का है, 2018 में बनाया गया। और इसको रन कौन करता है? वित्त मंत्रालय की एक एजेंसी। बस ये 3 चीज पढ़ना है, तीनों को मैंने प्रीलिम्स के लिए भी बहुत बेहतर ढंग से बना दिया है। केवल प्रीलिम्स के लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आप सब यूपीएससी की तैयारी करें और खूब मेहनत से करें अगर कर रहे हैं। और जो बच्चे फाउंडेशन के हैं तो सीसीपी यानी प्रीलिम्स के लिए अब हम लोग मिलते हैं ठीक 11 बजे। इकोनॉमिक्स की चर्चा आज चैप्टर नंबर 3 पे होगी, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ठीक 11 बजे हम लोग मिलते हैं। और ये पीडीएफ जरूर, जो बच्चे फर्स्ट टाइम देखें, आपको जरूर लेना होगा। उसके पीछे रीजन है कि क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज होती नहीं जो हम लोग छोड़ते हैं, जितने भी रिसर्च होते हैं तो वो आपको करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, एक चीज और भी है बच्चों कि अगर यही ऐप पर ही मैं पढ़ा दूं, बाद में ये लेक्चर वहां डल जाए, चूंकि बड़ा इश्यूज आता है, कभी की नहीं बन रही, कभी इश्यूज आता है जब आप, ठीक है ना, आपके पास एक बहुत बड़ी मजबूत टेक्निकल टीम नहीं होती है। तो मैं कहीं भी लूं आप लोगों को तो पढ़ने से मतलब है, ये नहीं कह रहा कल यूट्यूब पर ही लूंगा, मतलब एक बात कह रहा हूं, मैं कहीं भी लूं आप कहीं भी पढ़ो, क्योंकि देखो अपने को यार सिलेक्शन से मतलब, ठीक है, किससे मतलब है? ठीक है, और लगे रहिए, मेहनत करिए। ठीक है ना, ठीक है, थैंक यू।